हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 14 को शुरू करते हैं। तक हमने देखा था प्रिंस वी वुशान और वांग जी लान सिचेन को लेने के लिए जाते हैं। जहां वापस आते वक्त लान सिचेन पीछे देखता है तो वांग जी वहां पर पेड़ के पीछे छुपे एक बंदे को देखता है जिसने अपने सर पर चोगा ओढ़ लिया था। उसे देखते ही वांग जी का हाथ तुरंत अपनी बिशन की तरफ गया, पर लान सिचेन ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है वांग जी, वो मेरे साथ है, आओ बाहर आ जाओ। वो व्यक्ति पहले हिचकिचाया और तुरंत ही साक्षात दंडवत लेते हुए मतलब जमीन पर लेटते हुए प्रिंस को प्रणाम करने लगा। तो सिचेन ने कहा, आया ने ही मुझे यहाँ सहारा दिया था, रहने के लिए जगह दी थी। ये मेरा दोस्त है। जब उसे खबर मिली कि वेन आर्मी गुस पर अटैक करने वाली है, वो तुरंत मुझे इत्तला करने के लिए आ गया था। ये मेरा एक करीबी दोस्त है, मेरा पुराना दोस्त नी मिंगजे। इसने उसके लिए काम किया है। ऐसा क्या? प्रिंस वी वुशान ने कहा। उस आवाज़ से ही वांग जी चौंक गया। तो प्रिंस ने कहा, चलो फिर चलते हैं, रास्ते में हम नए सरदार से भी मिलेंगे। प्रिंस की बात सुनकर मिंग ग्याओ थोड़ा सा परेशान हो गया, हिचकिचाया, लेकिन फिर पानी के अंदर आने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे तैरना नहीं आता। तो प्रिंस तुरंत पानी में नीचे झुक गए और लान सिचेन ने भी मिंग्याओ को ऊपर खींच लिया। अब वांग जी, लान सिचेन और मिंग्याओ तीनों प्रिंस की पीठ पर बैठ गए। प्रिंस ने वापस उस पोर्टल में गोता लगाया। साथ ही वांग जी को अपने कानों में प्रिंस की आवाज़ सुनाई देने लगी, लांझा, ये आदमी मुझे सही नहीं लगता। इसकी ची एनर्जी मैली हो चुकी है और गंध भी सही नहीं है। मुझे नहीं लगता ये भरोसे के लायक है। वांग जी ने जिस हाथ से प्रिंस का एंटलर पकड़ा था, उसका वो हाथ कस गया। वो सोचने लगा, भाई सुरक्षित तो है ना? पर इधर सिचेन का चेहरा तो चमक रहा था। उसने एक हाथ से प्रिंस की पीठ को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से याओ का हाथ पकड़ा था। तभी प्रिंस ने कहा, ऐसा लगता है तुम्हारे भाई को लेकर उसके दिल में कोई मैल नहीं है, पर उसके दिल के तह में किसी आदमी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है। वैसा नहीं जिसे मैंने अभी अभी मारा था, ये कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है ये जिससे बदला लेना चाहता है वो शायद उसी लायक है। वांग जी ने तब भी हाँ में सिर हिलाया, पर जल्द ही उसकी परेशानी सामने वाले बड़े खतरे के सामने फीकी पड़ गई। जैसे ही अब वो पोर्टल से बाहर आ गए, उनका सामना निये, जिन और मेशान यू की आर्मी से हुआ। सभी लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे, पर उन सब की आर्मी मिलकर भी वेन रूहान की अनडेड आर्मी का सामना नहीं कर सकती थी। वेन रूहान ने पता नहीं कितने सालों से अपने पपेट्स जुटाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का बड़े से बड़ा सेक्ट भी उसका सामना नहीं कर पाता। तुरंत ही इन तीनों क्लान के लीडर प्रिंस और उनके साथ यात्रा कर रहे तीनों यात्रियों के सामने झुक गए। वहाँ पर नी मिंगजे, जियांग फेंगमियान, यू जितियान, जिन जुशान अपनी अपनी कल्टीवेटर्स की आर्मी को लेकर आए थे। जिन जुशान जिन क्लान की तरफ से आया था अपने पिता की जगह। वैसे वांग जी इस बात को देखकर ज़्यादा सरप्राइज तो नहीं था। वैसे भी जिन गोंगशा को ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब बाओशन सरन ने आगे कदम बढ़ाया प्रिंस से बात करने के लिए, तो नी मिंगजे भी पीछे से थोड़े से लड़खड़ाए। फिर सिचेन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोले, सिचेन तुम कैसे हो? मैंने सुना तुम। नी मिंगजे मिंग्याओ की तरफ अपनी तलवार बाशिया करके खड़े थे और इधर मिंग्याओ ने लान सिचेन के रोब्स को पीछे से टाइटली पकड़ा हुआ था। तभी लान सिचेन ने कहा, दगा चलो, पर लान सिचेन की बात अधूरी रह गई। उनकी तरफ तभी एक बाण आया जिससे रिसेंटमेंट एनर्जी निकल रही थी। लान सिचेन ने उस बाण को अपनी तलवार शोयू से काट दिया। वेन चियोंगलिंग ने तुरंत उस तरफ एक बाण मारा। अगर लान सिचेन ने उस वक्त आगे कदम नहीं बढ़ाया होता तो शायद वो बाण प्रिंस के पीठ पर लगता, उनके रीढ़ की हड्डियों में। वेन गुप्तचर! तभी कोई दूर से चिल्लाया। तभी जोर से बिजली कड़की और प्रिंस बहुत ज़ोर से गुर्राए कि बाकी लोगों के कान के पर्दे तक हिल गए। इसके साथ ही प्रिंस तुरंत आसमान में उड़ गए और उस पहाड़ी के उस तरफ देखने लगे जहाँ पर अनडेड आर्मी पपेट्स उन्हीं की तरफ आ रहे थे। बाओशन सरन ने भी वो सारा नज़ारा देखा और अपने कल्टीवेटर्स की तरफ देखकर चिल्लाई,
सावधान हो जाओ, सभी अपने हथियार तैयार रखो, आगे मत बढ़ो। तभी लानी भी चिल्लाई, धनुर्धारी तैयार हो जाओ, तलवारबाज शिफेंगजुन के साथ रहो। आपको चिशान के अंदरूनी भाग पर हमला करना है। पपेट्स को प्रिंस वी वुशियान संभाल लेंगे। लान वांगजी, जेवुजुन, आप दोनों मेरे साथ चलो। हम प्रिंस और मेरी पत्नी को कवर करेंगे। जिस तरह से प्रिंस ने अपनी शक्तियाँ कल्टिवेट की है, उसी तरह से मेरी पत्नी ने भी की है। इसलिए वो दोनों पपेट को क्लेंस करने का काम करेंगे, ताकि वो हमारी तरफ से लड़े। और नाइटलेस सिटी पहुंचकर हमें सारे पपेट्स को क्लेंस करना होगा, उन्हें मुक्ति देनी होगी। वहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वांगशी, अपनी शक्तियाँ बचा कर रखो। अभी से खुद को थकाने की ज़रूरत नहीं है। जेवुजुन और मैं यहाँ का मोर्चा संभाल लेंगे। तुम्हें बाद में प्रिंस की मदद करनी है। हमारे पीछे कुछ धनुर्धारी होंगे, तुम खासकर उनका ख्याल रखो। अब तीनों ने अपनी तलवार निकाली और बाओशन सेरेन की तरफ चलने लगे, जिन्होंने अब अपना ड्रैगन फॉर्म ले लिया था। अब प्रिंस और बाओशन सेरेन दोनों भी पहाड़ों से ऊपर उड़ने लगे। तुरंत ही प्रिंस ने कुछ पपेट्स पर कंट्रोल पा लिया और वो उस तरफ भागने लगे जहाँ बाकी की आर्मी छुपी हुई थी। वेन रोहान के कमीनेपन का इसी बात से पता चल रहा था। ने अपने मरे हुए सिपाहियों को तक नहीं छोड़ा, उनकी जान जाते ही उन्हें पपेट्स बना दिया। जैसे ही प्रिंस की आर्मी किसी कल्टीवेटर को मारती, वो तुरंत ही पपेट बन जाता। पर शुक्र है कि अब प्रिंस पपेट्स को कंट्रोल करने लगे थे। तो अब सभी नाइटलेस सिटी के गेट्स की तरफ निकले थे। कल्टीवेटर्स, प्रिंस, बाओशन सेरेन और बाकी की पपेट्स की आर्मी। सभी लोग यही इंतज़ार करेंगे जब तक कि हम अंदर नहीं जाते। बाओशन सेरेन ने सभी लोगों को आदेश दिया। वैसे तो वहाँ पर ध्यान देने लायक कुछ नहीं था। पपेट्स बाकी की बची खुची वेन आर्मी को ख़त्म करने का काम कर रहे थे। अब प्रिंस ने अपनी थंडर लाइटनिंग से नाइटलेस सिटी के गेट पर हमला शुरू कर दिया। एक झटके में ही वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स नीचे गिर गए और फिर से एक बार पपेट्स की एक नई सेना का उदय होने लगा। पपेट्स बनते ही सारे गार्ड्स उसी दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी लानी ने अपना पावरफुल कॉर्ड असैसिनेशन चलाया और वो गेट्स उकड़ कर नीचे गिर गए। पैदल चलने वाली आर्मी को नीमिंगजे गाइड कर रहे थे। वो तुरंत गेट से अंदर चले गए। वांगजी देख रहा था नीमिंगजे की पाशिया एक बार में ही 3 कल्टीवेटर्स पर भारी पड़ रही थी, उनकी जान ले रही थी। दूसरी तरफ यू जीवान अपना डांस कर रही थी। उनके साथ ही उनकी पर्पल लाइटनिंग वाली चाबुक भी घूम रही थी। उनके आसपास के सभी लोगों की हालत ख़राब कर रही थी। उनके पीछे उनका बेटा चियांग वानियन था, जो जिन जुशुआन के साथ मिलकर बाकी बचे कुचे कल्टीवेटर्स का खात्मा कर रहे थे। वांगजी लो चिंगयांग को भी देख पा रहा था, जो जिन जिशुआन के साथ ही लड़ रही थी। अभी बाओशन सेरेन ने लानी और लान सीजेन को बताया, उन दोनों को अपने स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट बजाकर सभी पपेट्स को क्लेंस करना है। पपेट्स नाइटलेस सिटी के हर तरफ से निकल रहे थे, खासकर गेट से, जो पागलों की तरह प्रिंस के पीछे भाग रहे थे। अब वांगजी ने भी क्लींजिंग शुरू की, पर बस अपनी थोड़ी सी शक्ति लगाकर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, वेन रोहान ने मरे हुए कल्टीवेटर्स को पपेट्स बनाने का जादू किया था। प्रिंस वी वुशियान उन पपेट्स को अपनी आर्मी में मिला रहे थे। लानी और लान सीजेन मिलकर जो भी दोनों तरफ के पपेट कल्टीवेटर्स थे, उन्हें क्लेंस करके मुक्ति दे रहे थे। मतलब वो वही धूल बन रहे थे। काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। सूरज की एक किरण भी नीचे नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये लड़ाई रात के घनघोर अंधेरे में चल रही है। बस स्पिरिचुअल वेपन्स के वार दिखाई दे रहे थे। वांगजी प्रिंस को देखने के लिए अपने कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहा था। प्रिंस वी वुशियान, जो रिसेंटमेंट एनर्जी से पूरी तरह से घिर चुके थे, उनके शरीर से हर तरफ से काला धुआं निकल रहा था, जो उन्हें पूरी तरह से ढक कर रख रहा था। प्रिंस ने आसमान में उड़ते हुए नाइटलेस सिटी के सबसे ऊंचे घर की छत तोड़ डाली, अंदर जहां पर वेन रोहान का बैंक्वेट हॉल था। वांगजी को उस दिन की याद आई जब वेन रोहान यहाँ सिंहासन पर बैठे बैठे लान सीजेन और लान वांगजी की ज़िंदगी की बात कर रहा था। वांगजी के उसके बेटे के साथ शादी की बात कर रहा था। तभी प्रिंस जोर से गुर्राए। ऐसा लग रहा था वो वांगजी की याद का जवाब दे रहे हैं। अभी वेन रोहान वहाँ बिल्कुल अकेला था। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था
वो खुद के काबू में नहीं था। लालटेन की रोशनी में उसके चेहरे पर बड़े अजीब से भाव दिख रहे थे। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। तभी वेन रोहान ने प्रिंस की तरफ कुछ तो फेंका, जिससे वो खुद भी बहुत ज़्यादा घायल हो गया। उसके मुंह से और खून निकलने लगा। ये यिन आयरन था। वांगची उसे पहचान गया। मतलब जो भी अफवाहें उड़ रही थी कि वेन रोहान ने फिर से यिन आयरन को बनाया है, वो बिल्कुल सच थी। वांगची अभी भी ऊपर से प्रिंस पर नज़र रखे हुए था। प्रिंस ने नीचे आते हुए अपना ह्यूमन फॉर्म ले लिया, पर अभी भी उनके शरीर का ज़्यादातर हिस्सा रिसेंटमेंट एनर्जी से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था उनके शरीर से बहुत सारे स्मोक टेंटिकल्स निकल रहे हैं। तुम जानते हो, कम से कम किसी असली चीज़ को तो लाना चाहिए था मेरा मुकाबला करने के लिए। अपने आधे अधूरे ज्ञान के साथ तुमने मेरे खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया। तुमने सोच भी कैसे लिया इसके सहारे तुम मेरा मुकाबला कर सकोगे? प्रिंस की आवाज़ नाइटलेस सिटी के सिंहासन कक्ष में गूंज उठी। वो हर कोने में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था प्रिंस सभी तरफ से बोल रहे हैं। इस वक्त रिसेंटमेंट एनर्जी ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। उनके एंटलर्स तक दिखाई नहीं दे रहे थे, ना ही पूंछ। अब वांगची तुरंत उनकी तरफ उड़कर जाने का सोचने लगा। वो फिर से एक बार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो समझ गया था प्रिंस ने जब पहला यिन आयरन ख़त्म किया था, तभी उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा जख्म हुए थे। उनका शरीर ऐसे ही ख़त्म हो गया था, लगभग 1000 साल पहले। वांगची बहुत तेज़ गति से प्रिंस की तरफ जाने लगा, पर तभी बाओशन सेरेन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, उसे वहीं पर रोके रखा। लानी और लान सिचेन भी तुरंत वहाँ पर दिखने लगे। बाओशन सेरेन ने कहा, रुक जाओ, अभी नहीं। तभी प्रिंस के आसपास जो रिसेंटमेंट एनर्जी थी, उसने एक घोस्ट का फॉर्म ले लिया। उस धुएं ने इंसानी शक्ल ले ली थी, लेकिन अभी भी वो प्रिंस के ड्रैगन फॉर्म के सामने बहुत छोटा था। तभी वांगची को वहाँ पर लाल रिबन दिखा, साथ ही बांसुरी की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। इधर वेन रोहान कांप रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। वहाँ पर यिन आयरन अपना आकार बदलने लगा, मानो जैसे वो दिल की तरह धड़कने लगा हो। वान सिचेन ने अपने कान बंद कर लिए। उसकी हालत बिगड़ रही थी, जैसे उसे उस बांसुरी की धुन से तकलीफ हो रही हो। उसे कोई डेमोनिक ध्वनि निकल रही थी, बहुत ही तेज़। लानी का भी लगभग यही हाल था, वो भी कांप रही थी, उनके नाक से भी खून निकल रहा था। तभी बाओशन सेरेन चिल्लाई, उन तीनों के इर्द गिर्द एक बैरियर लगा दिया। अब वांगची देख नहीं पा रहा था आगे क्या हो रहा है, बस उसे इतना समझ आ रहा था वहाँ पर बढ़ते अंधेरे ने सब कुछ अपने अंदर ले लिया है। तभी लान सिचेन ने वांगची को बड़ी मुश्किल से पीछे खींचा। तब जाकर वांगची को समझ आया, वो उस बैरियर को तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहा था। वांगची, लान सिचेन ने उसे पुकारा। लान सिचेन की सांस वांगची को अपने कान पर महसूस हो रही थी, पर उसे ऐसा लग रहा था सिचेन बड़ी दूर से उसे पुकार रहा है। वांगची ने अपने भाई के होठों की तरफ घूर कर देखा, तब समझ आया सिचेन उसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो। पर वांगची को उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दी। उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, बस एक बांसुरी की धुन थी जो उसके कानों में गूंज रही थी। यिन आयरन के ख़त्म होते ही वहाँ रिसेंटमेंट एनर्जी का बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, और तभी वांगची भी होश में आ गया। उसे बहुत दूर से कराहने की आवाज़ सुनाई दी, प्रिंस की। ऐसा लग रहा था उनके मेरिडियंस में ताकत कम पड़ रही है, उन्हें ये रिसेंटमेंट ज़्यादा हो रही है। भी वांगची के हाथ की पकड़ ढीली हो गई और वांगची बेचैन निकालकर उस बैरियर को चीरता हुआ तुरंत आगे की तरफ भागा। वांगची को एहसास हुआ पीछे से कोई तो उसे पुकार रहा है, पर वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे जाना चाहता था। उसे अपनी ची एनर्जी के ज़रिए महसूस हो रहा था प्रिंस को इस वक्त उसकी बहुत ज़रूरत है। पूरे काले बादलों के बीच वांगची के हर तरफ एक रोशनी सी फैल गई थी। वो जितना आगे बढ़ रहा था वो ग्लो कर रहा था। उसके रोब से, उसके बालों से उसकी ची एनर्जी निकल रही थी। उसके कानों में बहुत तेज़ आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कि कोई बहुत तेज़ चीख रहा हो। पर तभी उसके सामने एक आकृति आई। क्या ये वो घोस्ट है?
वांगची सोचने लगा वो पूरा धुएं से बना हुआ था। तभी उसकी तरफ एक हाथ बढ़ा और वांगची पूरी तरह से उन काले बादलों में खो गया। सीन शिफ्ट हुआ। वांगची को किसी की आवाज़ आई बड़े दूर से। ये उसके शियांगजांग थे। वांगची ने अपनी आंखें खोली और उन्हें ढूंढने लगा। उसके भाई परेशान होकर उसी के पास बैठे थे। उन्होंने वांगची का हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी ची एनर्जी को वो टटोल रहे थे। वांगची, तुमने तो हमें डरा ही दिया था, लान सिचेन ने कहा और वांगची के पीछे एक और तकिया रखा। अब वांगची उठकर बैठ गया था। ऐसा लग रहा था वो नाइटलेस सिटी के चिकित्सालय में है। वांगची ने वहाँ का लाल निशान देख लिया था जो चिशानविन की निशानी है। प्रिंस, वांगची ने पूछा। लान सिचेन ने कहा, तुमने उन्हें बचा लिया। उनकी चिटिवेशन से वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। लान सिचेन की आवाज़ धीमी हो गई तो वांगची तुरंत परेशान हो गया। तभी वहाँ पर वेन चियांगलिन आ गया। उसके हाथ में दवाइयों का ट्रे था। आते ही उसने कहा, ब्यार काका, आप उठ गए। वेन चियांगलिन बहुत खुश था। उसके बगल में वेनचिंग भी थी। उसकी कसी हुई आंखों ने तुरंत वांगची की चिकित्सा करना शुरू किया। वेनचिंग, वांगची ने कन्फ्यूज होकर अपने भाई से पूछा, ये यहाँ कैसे आई? तब लान सिचेन ने कहा, वांगची, तुम पिछले 6 दिन से बेहोश थे, इसलिए ईलिंग से आशिंग तुम्हारा ध्यान रखने के लिए आई है, खासकर जब बासिन सरन इतने ज़्यादा व्यस्त हो। वांगची ने पलकें झपकाई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। क्या? उसने पूछा। तभी वेनचिंग वांगची के बगल में आकर बैठते हुए बोली, प्रिंस विभूषण ने इन आयरन को ख़त्म कर दिया और वेन रोहान को भी। वो वांगची की नब्ज देखते हुए बोली, पर इस पूरे वाक़ये के दरमियान उन्हें अपने चिटिवेशन का सामना करना पड़ा। वैसे भी उनके श्राप की वजह से उनकी ची कभी भी बैलेंस नहीं थी। माना कि पहले भी तुमने उनकी मदद करने की कोशिश की थी, पर अभी तुमने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई। अगर वहाँ ज़ेवुजुन तुम्हें बचाने के लिए नहीं होते तो शायद हमने तुम्हें खो दिया होता। उस हादसे के बाद से ज़ेवुजुन लगातार तुम्हें अपनी ची एनर्जी दे रहे हैं, तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वांगची ने अपने भाई की तरफ देखा जो उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए भी नजरें चुरा रहे थे। उनके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। शियांगजांग, वांगची ने अपने भाई को पुकारा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आगे क्या बोले। क्या उसे माफ़ी मांगनी चाहिए? पर प्रिंस को बचाना उसे कोई गलती नहीं लग रही थी। तभी वेनचिंग ने उसके शरीर से कुछ एक्यूपंक्चर पिन्स निकाली जो वांगची को समझ नहीं आई कि उसने कहाँ पर लगाई थी। साथ ही वेनचिंग ने अपनी बात भी जारी रखी, मेरी शिजुन ने पहले ही ये जान लिया था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर जो हुआ वो बहुत ज़्यादा बुरा था। इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। प्रिंस सुरक्षित है, पर वो अपना आपा खो चुके हैं। शिजुन और शिमू दोनों भी अपना पूरा ध्यान लगाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही है। शुक्र है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे बड़े भाई यहाँ पर थे। निये जोंगसू और बाकी के लोगों ने तुम्हें सुरक्षित रखा। आनियांग कल ही मुझे यहाँ पर लेकर आया। मेरे आने तक वही तुम्हारा इलाज कर रहा था। वेनची के पीछे वेननिंग भी खड़ा था जो तुरंत वहाँ बिस्तर पर बैठ गया। तब जाकर वांगची को उसके हाथ दिखाई दिए जिन पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। उसके गले पर भी पट्टियाँ थी। ऐसा लग रहा था वो पूरी तरह से जल गया है। वांगची ने पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने अपना हाथ उठाया परेशान होकर। वांगची की आंखों में पछतावा झलक गया। वेनचिंग और उसकी वाइफों ने वेनिंग का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसे दी थी। वेनिंग ने परेशान होकर अपनी बहन की तरफ देखा, पर वो चुप रही। आगे बोलने वाले व्यक्ति लान सिचेन थे। उनकी आवाज़ बड़ी उदास लग रही थी। उन्होंने कहा, प्रिंस वुशियान थोड़े से गुस्सा हो गए जब मैंने और तागा ने तुम्हें वहाँ से ले जाने की कोशिश की। उन्हें लगा तुम नहीं रहे, इसलिए उन्होंने हम पर हमला कर दिया। वो सारा हमला दागा ने अपने ऊपर झेल लिया। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हुए थे। अभी उनका इलाज चल रहा है। लान सिचेन वांगची के बगल वाले बिस्तर की तरफ देख रहा था
जहाँ पर नी मिंगजुए सोए हुए थे। उनके शरीर पर बहुत सारी पट्टियाँ बंधी थी। आगे लान से चैन ने कहा। तभी आनिंग बीच में आया, उन्हें शांत करने की कोशिश की। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, पर प्रिंस ने उसका मास्क तोड़ दिया। फिर भी आनिंग ने बैरियर बनाकर हम सबको बचा लिया। बस जिन जिशुन उस शील्ड के बाहर चला गया। अब वांगजी ने थोड़ा घूमकर नी मिंगजुए के बगल के बिस्तर पर देखा, जहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में एक शरीर लेटा हुआ था। वो वहाँ पर जिन क्लान के कुछ सिंबल भी देख पा रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।